आपको बताएं कि N133 लाहौर में नून लीग ने मैदान मार लिया। खैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक को 46,811 वोट मिले, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने तगड़ा मुकाबला करते हुए 32,000 से ज्यादा वोट लेकर नून लीग को टफ टाइम दिया। वोटों का टर्न आउट 18.59% रहा। जमशेद चीमा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद हल्के में PTI का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। NA133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का, नून लीग ने मैदान मार लिया, मतवालों का जश्न। नून लीग को आम इंतखाबात 2018 से 42,867 वोट्स कम मिले। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट लिए। पीपल्स पार्टी का बड़ा सरप्राइज जियाले उम्मीदवार चौधरी असलम गिल ने आम इंतखाबात से भी कई गुना ज्यादा वोट हासिल करके मुखालफिन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। असलम गिल 32,313 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर अवाम और पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद दी। कामयाब लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने भी ट्वीट में वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। NA133 लाहौर की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। उन्होंने आम इंतखाबात में 89,678 वोट हासिल किए थे। PTI उम्मीदवार एजाज चौधरी ने 77,231 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल सिर्फ 5,588 वोट ही ले सके थे। ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मैदान में न था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर अवाम और पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम के हमेशा की तरह से मुस्लिम लीग नून पर एतमाद के इजहार पर शुक्रगुजार हैं। नून लीग हमेशा की तरह से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अल्लाह का शुक्र, शेरों को मुबारकबाद। कामयाबी पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमदा शहबाज का भी खुशी का इजहार। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हर ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि वह मकबूल तरीन जमात है। आवाम अपने मसाइल के हल के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रही है। N133 में शानदार नताइज पर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद। उन्होंने पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म ले लिया है जो पंजाब में तब्दीली का बाइस बनेगा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत, इनकी टीम और कारकुनों की मेहनत रंग लाई है। लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का N133 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लाहौर के अवाम से इज़हार तशक्कुर। पैगाम में कहा कि पंजाब का अगला वज़ीर आला पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक नई करवट बदली है। अगला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। लाहौर से कराची और कोयटा से पेशावर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। N133 का ज़िमनी इंतखाब ये साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक़ पाकिस्तान को जोड़ने वाली पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसे के बेदरिक इस्तेमाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून जीत गई। पीपल्स पार्टी वाले आज भी गाड़ियों में पैसे भरकर लोगों को देते रहे। पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल को चैलेंज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने एक भरपूर कामयाबी यहाँ पे हमें मिली है। जो हमारी लीड 2018 में थी उससे लीड इम्प्रूव हुई है यहाँ पे इस रिज़ल्ट के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आला इक़दार और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े बयानात और ख्यालात का इजहार असम्बली के फ्लोर पे करते हैं, जलसों में करते हैं, जुलूसों में करते हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का मकरू चेहरा उन्होंने सारी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दिया। बताएं तो सही कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा काम क्या किया कि 5,000 से वोट उठ के 30,000 के ऊपर चला गया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पहले से भी आधे वोट आवाम का इंतखाब नहीं तो और क्या है। लाहौरियों ने नून लीग से आधे वोट छुपाकर वोटों को इज्जत दी। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन बामुकाबला अपोजिशन थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मफादात की थाली के चट्टे बट्टे हैं।
हसन खाबर ने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत के ज़िम्मे इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद था। सबसे अच्छी कारकर्दगी हुकूमत की रही, बेहतरीन इंतजामात किए। आज एक दूसरे को आंखें दिखाने वाले कल भी फिर शीर शक्कर होंगे। अवाम को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करके कल ये एक ही गिलास में पानी पिएंगे। तहसील नाजिम के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं और होंगे, बाकी पैनल्स के इलेक्शन ईवीएम पर नहीं हो सकते। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि उम्मीद है कि 2023 तक अपोजिशन जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मान जाएंगी। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि अपोजिशन ने कोशिश ही नहीं की कि ईवीएम को समझ सकें। इलेक्शन हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं ईवीएम पे। हमें सरकारी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ने अभी नहीं कहा, बट मीडिया से ये पता चला है कि वो भी कराना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी। अपोजिशन है वो उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो इसको समझ सके, समझते हैं वो, लेकिन उन्होंने इसको एक मुखालिफत बराए मुखालिफत की हुई है। और हमारी अभी भी कोशिश है, ओपन ऑफर है, पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, हम भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 2023 तक इंशाल्लाह सब जमातें इस हकीकत को। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए वज़ीर आज़म का तमगा शुजात देने का ऐलान। कहा कि मलिक अदनान की अखलाकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। मलिक अदनान ने तमगा शुजात के ऐलान पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। स्थानीय सियालकोट में श्रीलंकन पनियांथा की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान का कहना है, पूरे कौम और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुजूम ने श्रीलंकन मैनेजर को मारना शुरू किया तो बचाने के लिए उनके ऊपर गया, तशद्दुद का शिकार हुआ, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा। अफसोस है कि मैं पनियांथा की जान नहीं बचा सका। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये सारे हालात व वाक़यात को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं, ताकि इससे लोगों को मोटिवेशन मिले और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो ना हो। वो पिछले 7 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मैं 2005 से अब तक 16 साल हो गया मुझे इधर काम कर। मेरिट पे काम करते थे, मेरिट पे ज़ाहिर है इंसान का रवैया सख्त होता है। अचानक मुझे कॉल आई कि पनियांथा साहब ने नीचे किसी को डांटा है, तो लोग ऊपर उनकी तरफ आ रहे हैं। मैं फिर गली के आगे खड़ा हो गया, फिर वो जो लोग आ रहे थे उनके आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया। जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, 40-50 से ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर वो छत की तरफ ये जा रहे थे तो मैं इनके पीछे भागा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने उनको मारा, उनके मुंह पे चोटें आई, ब्लीडिंग हो रही थी और मैं उनके ऊपर जाके फिर गिर गया। उनको बचाने की कोशिश की, खड़ा रहा उनके ऊपर। लोग मुझे मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन मेरी जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी मैं फिर उनके साथ खड़ा रहा और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूँ, एक कलीग की जान बचा सकूँ। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर की हलाकत में मुलविस 19 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ वीडियो फैलाने वाले अदनान इफ्तिखार को भी पुलिस ने धर लिया। 13 मुल्ज़िमान को आज गुजरांवाला के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि श्रीलंकन मैनेजर की लाश लाहौर के सर्द खाने में है, जहाँ से सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल होने पर श्रीलंका रवाना कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि श्रीलंकन मैनेजर को डेड बॉडी को आज लाहौर से मुकम्मल एहसास और एहतराम के साथ श्रीलंका रवाना किया जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि श्रीलंका पाकिस्तान ताल्लुकात में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सानिया सियालकोट की निगरानी कर रहे हैं। मुजरिमान को इबरतनाक सज़ा मिलेगी, ये पूरी कौम का केस है। वज़ारत ख़ारजा श्रीलंका की वज़ारत ख़ारजा और हुकाम के साथ राबिते में है। मुकदमे के हवाले से श्रीलंका की हुकूमत और मज़लूम की फैमिली को आगाह कर रही हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि श्रीलंकन मैनेजर की डेड बॉडी को आज लाहौर से मुकम्मल एहसास और एहतराम के साथ श्रीलंका रवाना किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी इस्लामती का इन कैमरा इजलास आज दिन 11 बजे होगा। डॉक्टर मोईद यूसुफ मुल्क की कौमी इस्लामती पॉलिसी पेश करेंगे। मुल्क की इस्लामती के दूसरे इशूज़ पर भी गौर होगा। अपोजिशन ने कौमी इस्लामती कमेटी की ब्रीफिंग का बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुश्तरका इजलास में बिल्डोज की गई कानून साजी से स्पीकर जानिबदार हो चुके और इसलिए इनकी सदारत में कौमी इस्लामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे।
नाज़रीन, आपको बताएं कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 50वां योम शहादत। DGISPR का कौम के बहादुर सपूत को खिरात अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ शहीद इंतहाई बहादुर ऑफिसर थे। 1965 और 1971 की जंग में सुलेमानी के सेक्टर में बहादुरी की मिसाल कायम की। कौम के अजीम हीरो को 1965 की जंग में बहादुरी पर सितारे जुदा से नवाजा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कुर्बानी साबित करती है कि मादरे वतन की हिफाजत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी के गुज़श्ता रोज़ होने वाले अहम इजलास की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने और लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्तीफ़े देने पर सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफ़े देने पर यकसू नहीं हो सकी। अलबत्ता मार्च के आखिर में PDM जमातें लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। PDM चूचू का मुरब्बा है। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। PTI की हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। PDM में इतनी हिम्मत नहीं है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पेशावर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक हुक्मरान अगर कर्जे ना लेते तो IMF के पास ना जाते। चूचू का मुरब्बा ये कामयाब नहीं हो सकता। ना इन हाउस तब्दीली है और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता कि असेंबली में हमारी हुकूमत को गिरा सके। अगर हमारे मुल्क के हुक्मरान अरबों डॉलर कर्जे ना लेते, उस कर्जों के सूद और उसकी किस्त हम 1,500 अरब अदा कर रहे हैं। अब उसके लिए हमने और कर्जा लेना पड़ता है। डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम है। पता नहीं महंगाई क्यों आई। ये दुनिया सारी सफ़र कर रही है। दुनिया में तबाही पहुंची है। 10 कच्चे मकान थे, मैं 10,000 दिखा सकता हूँ कच्चे थे पक्के। तहरीक इंसाफ सिंध से भी पीपल्स पार्टी का जनाजा निकालेगी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद उमर कोट में खूब गरजे बरसे। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी आवाम को रोटी कपड़ा और मकान देने के बजाय लूट कर खा गए। ऐवान में इनके करतूत खोले जाएं तो ये भाग जाते हैं। मुराद सईद ने आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि वफाक सिंध में तरक्याती मनसूबों का सोना मिलाएगा। आपकी सियासत का जनाजा सिंध से भी निकालेंगे। रोटी कपड़ा मकान लूट के लगा गए पाकिस्तान। जब भी कौमी असम्बली में ये पर्ची चेयरमैन बात करे और मैं जवाब देने के लिए उठ जाऊं तो 9-2-11 हो जाते हैं। कब्जे किसके लिए? अब्बू जरदारी के लिए और पर्ची चेयरमैन है फरजंद जरदारी, उसके लिए। सिंध के 70% से ज्यादा लोगों को जहरीला पानी पीने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे सिंध में 5,000 मजीद स्कूल बंद कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। घर में हर साल 300 से 400 बच्चे मरते हैं। किस वजह से? भूख से, खुराक पूरा नहीं मिलता उनको, प्यास से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वफाकी हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तदा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत बहरानों की हुकूमत है, इसके पास कुछ नहीं। 2017 से अब तक सक्कर हैदराबाद हाईवे नहीं बन सका। इंडस हाईवे पर भी काम शुरू नहीं हो सका। शाजिया मरी ने कहा कि अवाम भूख से मर रहे हैं, हुक्मरानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। MQM वक्त की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ रायनामा हमवार करने के लिए सियासी जमातों से राबिते तेज़ कर दिए। MQM के वक्त ने मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। तफसीलात कामरान सोहेल की इस रिपोर्ट में। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सियासी राब्ते। डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, साबिक मेयर वसीम अख्तर की लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से मुलाकात। आमिर खान ने कहा MQM बिल के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज करेगी। असेंबली का घेराव भी किया जा सकता है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा मुर्तजा वहाब आय बाय शाये करने से बेहतर है कि KMC के इख्तियारात वापस दिलवाएं। इशूज इतने बड़े बड़े हैं कि इन चीज़ों में जाना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। उनको एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहिए कि जो KMC के इख्तियारात हैं वो वापस दिलवाएं KMC को, ऐसी जगह पे बैठे हैं वो। मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर ने कहा पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती बिल मंजूर करके कराची के बल्दियाती इदारों पर हमला किया है जो ज्यादती है। पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज के ऊपर एक और हमला किया है और जो महदूद इख्तियारात दिए थे उनमें से भी मजीद इख्तियारात कम कर दिए हैं। जो भी फैसले होंगे उसमें अगर एहतजाज करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया
یا ریلی نکالنے کی یا جلوس نکالنے کی یا پروونشل حکومت میں اس پر احتجاج یا فیڈرل پارلیمنٹ میں سب کریں گے اگر ہم اس پر متفق ہو گئے۔ ایم کیو ایم کا وفد راجہ ہاؤس بھی گیا۔ پیر پگارا سے ملاقات میں مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ فیصلہ ہوا کہ شرکت ضرور ہمارے اکابرین جا کے کریں گے ان کی اے پی سی میں، اور آگے چل کے انشاءاللہ مستقبل میں ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک آواز ہو کے پوری سندھ کی بات کرنی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں بلدیاتی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے۔ کیمرامین احسن سلیم کے ساتھ کامران سہیل، نیو نیوز، کراچی۔ یہاں پر آپ کو کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 28,777 ہو گئی، جبکہ 862 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 336 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 12,87,161 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 42,944 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.78% رہی۔ محکمہ جنگلات کا راجن پور میں بلین ٹری منصوبے کو نقصان پہنچانے والی غیر قانونی آرا ورکشاپس کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن۔ جنگلات کی حدود میں قائم 28 غیر قانونی آرا ورکشاپس کو مسمار کر کے مشینری کو قبضے میں لے لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز عطا محمد سے۔ جی عطا محمد۔ جی بالکل شبیر، جو ہے محکمہ جنگلات جو ہے اس وقت جو ہے حرکت میں آ گئی ہے، اور اس وقت جو ہے راجن پور میں 10 بلین ٹری پروگرام کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی آرا کے خلاف جو ہے آج تیسرے روز بھی محکمہ جنگلات کا پولیس کے ہمراہ جو ہے گریڈ آپریشن جاری ہے، اور دوسری جانب جو ہے جنگلات کے حدود سے قائم اس وقت جو ہے 28 غیر قانونی آرا ورکشاپ جو ہے محکمہ جنگلات کی جانب سے جو ہے مسمار کر کے مشینری کو بھی اس وقت جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ اظہر عباس ڈی ایف او کے مطابق آپریشن اس وقت جو ہے کولا حسن، ونگ، برساباد، بیڑ سوترا اور بسی ارائی سمیت جو ہے دیگر علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری جانب جو ہے اظہر عباس ڈی ایف او کا کہنا ہے کہ لکڑی چوری ہرگز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے اس پر جو ہے ایف آئی آر بھی ہوں گی، اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو جو ہے جیل کی ہوا بھی جو ہے وہ کھانی پڑے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا عطا محمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ گھوٹکی میں ڈاکوؤں کا سی پیک کی پولیس چوکی پر حملہ، پولیس اہلکار سجاد ملک شہید ہو گیا۔ پولیس کے جوابی فائرنگ سے ڈاکو فرار ہو گئے۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ کر دی گئی ہے۔ بولان کے علاقے حاجی شہر گاؤں کے قریب بیری میں سیاہ کاری کے الزام میں خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ لیبیز فورس نے لاشوں کو سبی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم نے مقتول علی اصغر کو 5 گولیاں ماری، جبکہ عاصمہ بی بی کو گلا دبا کر مارا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی گاڑی کو لندن میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ۔ گورنر پنجاب سینٹرل لندن میں اپنے بیٹے کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں ایک تقریب کے لیے شرکت کے لیے موجود تھے۔ ان کی گاڑی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈبل یلو لائن پر پارک ہوئی۔ ٹریفک وارڈن نے جرمانے کی ٹکٹ جاری کرتے ہوئے اسے چودھری سرور کی گاڑی کی فرنٹ سکرین پر چسپاں کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں جاڑے نے ڈیرے ڈال دیے۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کوئٹہ سپی اور اسلام آباد میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں شدید برف باری، شاہراہ سڑی پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیبیز فورس نے سڑک کی بحالی کے لیے کارروائیاں شروع کر دیں۔ کوئٹہ اور سبی میں بھی بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ غزر میں شدید بارش کے ساتھ برف باری، سرد ہوائیں چل پڑی، سردی بڑھی تو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، گیس کا پریشر بھی کم ہو گیا۔ پنجاب میں بھی بارش کا پہلا اسپیل شروع ہو گیا۔ گزشتہ روز میاں والی، کالا باغ اور اٹک میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے ساتھ سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ محکمہ موسمیات نے لاہور، گجرانوالہ اور اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی نوید سنائی ہے۔ وزیراعظم عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کے تحت اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کامیاب جوان اسپورٹس پروگرام میں 25 سال تک کے 6000 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو کے حوالے سے پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا نے کہا، خواتین کی 8 ٹیمیں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں حصہ لے رہی ہیں۔
یہ جو اسپورٹس کے ینگسٹرز جو آئیں گے ان کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارے گی. ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا ہاں سیاست کا ڈکلائن ہوا, معیشت کا ڈکلائن ہوا, تو ساتھ ہی ہمارے یہاں اسپورٹس کا بھی ڈکلائن ہوا. ہماری ہاکی تقریباً ختم ہی ہوگی, اسکواش جو ہے وہ ختم ہو گئی. ہماری جو اولمپکس کی کارکردگی تھی اس پہ بہت تنقید ہوئی. کامیاب جوان کے ساتھ مل کے, پی ایم صاحب کے ویژن کے ساتھ مل کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں. معاون خصوصی عثمان ڈار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ پاکستان کے کامیاب جوان پروگرام نوجوان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہیں. نوجوان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں انٹیلیجنٹ ٹورنامنٹ ہوں گے اور ٹیمز بنائی جائیں گی. ہمیں مل کر اسپورٹس کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے. تمام ایسوسیشنز اور فیڈریشنز اس میں حصہ لیں. بین الاقوامی کھلاڑی بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان اس کا آغاز کریں گے. پاکستان کے جتنے بھی ڈویژنز ہیں ان کو ہم نے ریجنز میں تقسیم کیا اور صوبوں کے اندر انٹر ریجنز ٹورنامنٹس ہوں گے. سب سے پہلے ٹیلنٹ ہنٹ سے ہم 100 کے قریب نوجوانوں کا پول بنائیں گے. 5 روزہ ریجنز میں کیمپنگ ہوگی اور زبردست کوچز کی نگرانی میں ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے ٹیمز بنائی جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے جو ٹیمیں بنائی جائیں گی پھر وہ بعد میں صوبے سے اوپر آ کر نیشنل سپر لیگ میں حصہ لیں گی. سابق برطانوی فٹ بالر مائیکل اوون کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو کا حصہ بن گئے. اپنے ویڈیو پیغام میں مائیکل اوون کا کہنا تھا کہ پاکستان اسپورٹس ڈرائیو وزیر اعظم عمران خان اور عثمان ڈار کا زبردست آئیڈیا ہے. Pakistan is a young country with 68% of its population under 30 years old, and I want to focus on the youth of Pakistan by helping to develop a local to global plan for football. I will try and connect with as many of you in Pakistan through the Kamyab Jawan program, which is a great initiative of Prime Minister Imran Khan. ٹنڈو آدم بی سیکشن تھانے کی حدود میں واقع کارٹن فیکٹری کے پاس ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں تصادم. MNA روشن الدین جنیجو کے بھتیجے اور مرحوم گل جنیجو کے بیٹے جواد گل جنیجو سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے. ٹنڈو آدم بی سیکشن تھانے کی حدود میں واقع کاٹن فیکٹری کے پاس ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں تصادم ہوا. MNA روشن الدین جنیجو کے بھتیجے اور مرحوم گل جنیجو کے بیٹے جواد گل جنیجو سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے. حادثہ کیسے پیش آیا یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور ایک شخص اس میں زخمی ہوا ہے. ممتاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں واقعے کے بارے میں بتائیں گے. ممتاز علی بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ کاٹن فیکٹری کے قریب کار اور ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر ہوئی جس میں MNA روشن الدین جنیجو کے بھتیجے گل جنیجو کے بیٹے موقع پہ جہاں بحق ہو گئے. ان کے ایک دوست بھی جہاں بحق ہو گئے. ایک رفیق خاص کے لیے زخمی ہو گئے. یہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. پشاور میں پپٹ شو سجا تو بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. مختلف نسل اور رنگوں کے کتوں اور بلیوں سے خواتین اور مرد اور بچے خوب محسوس ہوئے. مزید جانتے ہیں پشاور سے عبدالقیوم آفریدی کی اس رپورٹ میں. پشاور کے نجی ہوٹل میں ایک روزہ پٹ شو. مختلف نسل کے کتوں جن میں شیفرڈ، ہسکی، لیبراڈاگ اور دیگر اقسام کے کتوں اور بلیوں سے شہری خوب محظوظ ہوئے. بہت اچھا پٹ شو اور میں چاہتی ہوں کہ اس پشاور میں ہوا جائے تاکہ ہم اپنے پیٹس کو باہر نکالیں, ان کا انٹروڈکشن اور پیٹ سے ہوا کرے. خواتین کے مطابق اس طرح کی فیملی پیٹ شو ان کو تفریح کے ساتھ ساتھ مختلف پیٹ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. آج کا پیٹ شو بہت اچھا تھا, ہمیں بہت اچھا لگا. بچے سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. جو کراؤڈ آیا ہوا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہونے چاہیے اس قسم کے ایونٹ کیونکہ یہ بڑے ہیلپ فل ہیں. بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا جبکہ شو کے موقع پر کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے. کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی, نیو نیوز پشاور. اور اس کے ساتھ یہ نیو نیوز سے فی الحال اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو, پاکستانیوں کی آواز.